हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में अनुभव सीरीज के तहत राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंग्रेज राजपूत संबंधों के बारे में यानी सहायक संधियां सब्सिडरी अलायंसेज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम चर्चा करेंगे उन बिंदुओं पर कि वो कौन से कारण थे जिस वजह से राजाओं को अंग्रेजों से संधियां करनी पड़ी, किस राजा द्वारा कब संधि की गई, और इस वीडियो में हम एमसीक्यू आधारित यानी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सी परीक्षाएं जैसे आरएस प्री, सीईटी, पुलिस शिक्षक, वनपाल वन रक्षक, महिला सुपरवाइजर, पशुधन सहायक और भी परीक्षाएं हैं जिनमें प्रश्न आए हुए हैं, उनको देखेंगे कि इससे यह फायदा होगा कि आपको पता चल पाएगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है और आपको कौन कौन सी बातें याद रखना जरूरी है। तो आइए करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। आपके सामने पहला प्रश्न है, अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? सर टॉमस रो, लॉर्ड लेक, चार्ल्स मैडकॉफ और जॉन मेलकम। यानी अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका जवाब होगा सर टॉमस रो। कौन आया था? सर टॉमस रो। आइए वो क्यों आया था ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, भारत में व्यापार करने के लिए सन 1600 में एक कंपनी का गठन किया गया और वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा। यानी पहला अंग्रेज जो भारत आया वो कौन था? विलियम हॉकिंस। लेकिन इसको मुगल बादशाह जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद सन 1615 में दूसरा अंग्रेज जो भारत आया वो था सर टॉमस रो। इसे व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है और ये नमक और अफीम के व्यापार की अनुमति लेने के लिए उस समय राजस्थान भी आया था, यानी अजमेर आया था। तो अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? सर टॉमस रो। और इनका मुख्य उद्देश्य किन किन का व्यापार करना था? जैसे चाय का, मसाले, नील, नमक, अफीम, कपास, रेशम आदि का व्यापार करना था। तो अपने प्रश्न का जवाब होगा सर टॉमस रो। उसके बाद जब अंग्रेजों ने संधियाँ की 1803 की, उस समय बातचीत करने के लिए राजाओं से आया था लॉर्ड लेक। और जो 1718 में मुख्य संध्या की गई, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मैडकॉफ और जॉन मेलकम को राजाओं से संध्या करने के लिए, बातचीत करने के लिए भेजा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। आरएस प्री 1992 का। यानी अंग्रेजों ने राजाओं से संधियाँ क्यों की? यानी राजाओं ने तो की, लेकिन अंग्रेजों को कौन सी जरूरत थी? वो मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की यानी रियासतों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो इसका जवाब होगा डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। देखिए, अंग्रेजों का भारत आने का मुख्य 3 उद्देश्य थे, 3G यानी गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। गोल्ड यानी व्यापार करके धन कमाना, ग्लोरी यानी रियासतों के साथ संधि करके कंपनी की प्रभुसत्ता यानी प्रतिष्ठा स्थापित करना, और तीसरा गॉड यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो पहला उद्देश्य तो था कौन? व्यापार करके धन कमाना। दूसरा, राज्यों के साथ संधि करके प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो मुख्य उद्देश्य दूसरा कौन था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। आइए आगे चलते हैं, और कौन से कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेजों ने या राजाओं ने संधियाँ की? केंद्रीकृत सत्ता का अभाव। उस समय भारत में मुगलों का शासन था और मुगल धीरे धीरे मराठे और पिंडारियों के सामने कमजोर होते जा रहे थे, जिस वजह से राजाओं को भी किसी केंद्रीकृत एक साम्राज्यवादी शक्ति का संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और राजाओं ने अंग्रेजों से संधि करना उचित समझा। राजपूत राजाओं व रियासतों में आपसी प्रतिद्वंदिता, यानी राजपूत राजा ही एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए। और वो कौन कौन से उदाहरण के तौर पर देखते हैं युद्ध हैं, जैसे मेवाड़ के उदय सिंह और अजमेर के हाजी का पठान के मध्य ये हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 का, जिसमें मेवाड़ और अजमेर भिड़ जाते हैं। उसके अलावा 1644 की मतीरे की राड़, जिसमें बीकानेर के करण सिंह और जोधपुर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुई। उसके अलावा जयपुर और झाला जालिम सिंह कोटा के मध्य 1761 का बंटवाड़ा का युद्ध होता है।
और सवाई जयसिंह जयपुर और नागौर के भक्त सिंह के मध्य गंगवाना का युद्ध 1741 का देखने को मिलता है। एक तरफ है बीकानेर, एक तरफ है जोधपुर, यानी राजस्थान की रियासतें भिड़ रही है। ये भी एक कारण था अंग्रेजों से संधि करने का। उसके अलावा राजपूत राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष और मराठों द्वारा हस्तक्षेप करना, यानी राजा के बाद राजा कौन बनेगा, उन उत्तराधिकार संघर्ष हुए कई जगह। तो उन उत्तराधिकार संघर्षों में मराठों ने हस्तक्षेप किया, और जिनमें हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एक तो बूंदी का राजा है बुद्ध सिंह, जिसमें बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं है। तो जयपुर का राजा सवाई जयसिंह, इक्करवर का जागीरदार है सालिम सिंह हाड़ा, जिसके पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का राजा बनाना चाहता है। लेकिन 1729 में बुद्ध सिंह के पुत्र हुआ उमेद सिंह। अब उमेद सिंह चाहता है कि मेरा बेटा बुद्ध सिंह चाहता है कि मेरा बेटा उमेद सिंह राजा बने, लेकिन जयसिंह चाहता है कि दलेल सिंह राजा बने। इस बात को लेकर के बुद्ध सिंह और दलेल सिंह के मध्य 1730 का युद्ध होता है, पांचोला का युद्ध, जिसमें दलेल सिंह की सहायता जयसिंह करता है और बूंदी का राजा बन जाता है। लेकिन 1734 में कछवाही रानी, बुद्ध सिंह की कछवाही रानी ने मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया, जो कि मराठा हैं, इनको राखी भेज करके उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाने के लिए सहायता मांगती है। 1734 में मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के हस्तक्षेप से इन्होंने आकर के बूंदी पर अधिकार कर लिया और दलेल सिंह को हटा करके उमेद सिंह को राजा बना दिया। लेकिन जब वापस ये मराठे दक्षिण भारत में जाते हैं, तो दलेल सिंह सवाई जयसिंह उमेद सिंह को उठा करके दलेल सिंह को राजा बना देते हैं। लेकिन एक रियासत है बूंदी, जिसके उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप कर रहे कौन, मराठे, यानी बाहरी शक्ति। उसके अलावा एक उदाहरण देखते हैं जयपुर का, यानी आमेर रियासत का। यहाँ का राजा है सवाई जयसिंह, जिसका विवाह मेवाड़ की सिसोदिया राजकुमारी चंद्रकंवर के साथ इस शर्त पर होता है कि इनका पुत्र ही आमेर का राजा बनेगा, और इनसे पुत्र हुआ कौन, माधो सिंह। अब शर्त के अनुसार तो माधो सिंह राजा बनना चाहिए, लेकिन सवाई जयसिंह के एक और पुत्र था कौन, ईश्वरी सिंह, वो बड़ा था। तो इनके मध्य जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई, तो इनके मध्य राजगद्दी पर बैठने को लेकर एक युद्ध हुआ, कौन सा, राजमहल का युद्ध, जिसमें 1747 का राजमहल का युद्ध, जिसमें ईश्वरी सिंह जीत जाता है। ईश्वरी सिंह की तरफ ही मुगलों का झुकाव रहता है, और जो सामंत भी रहते हैं वो भी ईश्वरी सिंह को ही राजा बनाना चाहते हैं। तो ईश्वरी सिंह राजमहल का युद्ध जीतता है और जयपुर का राजा बन जाता है। उसके बाद अगले ही साल 1748 में बगरू का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ है ईश्वरी सिंह, दूसरी तरफ है माधो सिंह और जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड माधो सिंह का मामा है, यानी मेवाड़ की महाराणा है। ये मराठों को बुला करके लाते हैं, और मराठों के हस्तक्षेप से माधो सिंह ये युद्ध जीत जाता है और जयपुर का राजा बनता है। तो एक दूसरी रियासत जिसमें भी मराठों के हस्तक्षेप से राजा बन रहे हैं। आए हम और अन्य कारणों पर चर्चा करते हैं। मराठे व पिंडारियों द्वारा अनियमित लगातार आक्रमण व लूटपाट करना। मराठे और पिंडारी जब मन में आई आकर के रियासतों में लूटपाट मचाते थे, आक्रमण करते रहे हैं और रियासतों की फसलें नष्ट कर देते थे। इस वजह से राजा परेशान थे। दूसरी, सामंतों का प्रभुत्व। सामंत भी अपनी बात मनवाने के लिए राजा के खिलाफ विद्रोह करते रहे हैं। बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, कंपनी की शक्ति का विस्तार करना, यानी कंपनी के 3G 3 उद्देश्य थे। एक तो व्यापार करके धन कमाना, दूसरा रियासतों के साथ संधि करके प्रभुसत्ता स्थापित करना, यानी जिस रियासत में कंपनी की सेना होगी, जिस रियासत की तरफ से कंपनी की सेना लड़ने जाएगी, उस युद्ध को जीतेगी तो उसमें कंपनी का झंडा भी होगा, और कंपनी की जीत होगी, कंपनी का झंडा होगा, तो कंपनी की शक्ति में विस्तार होगा, कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह भी एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, वो भी कंपनी की शक्ति में विस्तार करना चाहते थे, यानी उनकी भी विस्तारवादी नीति थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। एक तो व्यापार करके अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी धन कमा रही थी। दूसरा, जिस रियासत के साथ संधि होगी वहाँ सेना रखेंगे राजा, तो राजा को बदले में धन देना पड़ेगा, तो उससे भी कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कंपनी की सैन्य शक्ति मजबूत करना।
यानी कंपनी की प्रत्येक रियासत में सेना होगी तो उसकी शक्ति में वृद्धि होगी, सैन्य शक्ति मजबूत होगी। अब आगे चलते हैं, कौन कौन सी शर्तें थी सहायक संधियों की, उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख शर्तें होगी जैसे कंपनी बाह्य आक्रमणों से रियासत की सुरक्षा करेगी। बाह्य आक्रमण कौन करते रहे हैं? मराठे और पिंडारी। तो राजा चाहेगा कि मराठे और पिंडारियों से कंपनी रियासत की सुरक्षा करे। दूसरी शर्त, कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरी रियासत के साथ राजा युद्ध भी नहीं करेगा और संधि भी नहीं करेगा, यानी कंपनी की अनुमति लेनी अनिवार्य है। राजा और कंपनी के मित्र और शत्रु समान होंगे, यानी राजा का मित्र वही कंपनी का मित्र और जो राजा का शत्रु है वही कंपनी का शत्रु समझा जाएगा संधि के बाद। कंपनी राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी जिस तरह से मराठे उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप कर रहे हैं उस तरह से अंग्रेज नहीं करेंगे। और राजा जिसको चाहेगा, जहाँ की जागीर यानी सामंत बनाना चाहेगा, जिस ठिकाने का जागीरदार बनाना चाहेगा उसको अपने अनुसार बनाएगा, उसमें अंग्रेज किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजपूत राजा जो खिराज पहले मराठों को देते थे वो अब अंग्रेजों को देंगे, यानी जब भी मराठों ने आक्रमण किया रियासत पर, आक्रमण करके राजा से एक ही बात कहते हैं कि आप या तो किस्तों में या सालाना हमें खिराज दिया करो। खिराज एक धन है, यानी धन राशि का नाम है कि आप हमें खिराज दिया करो। तो जो खिराज पहले मराठों को देते थे राजपूत, वो अब अंग्रेजों को देंगे। यानी इससे वो होगा कि एक तो रियासत की सुरक्षा हो गई, दूसरी अब डर नहीं रहेगा राजा के मन में कि कब आक्रमण होगा। उसके उससे बढ़िया तो है आक्रमण से कि राजा को, अंग्रेजों को ही धन दे दिया जाए। मुख्य बातें कौन कौन सी हुई? अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी तो सेना में रखेगी, वो रियासत में रखेगी सेना जो रियासत की सुरक्षा करेगी, युद्ध के लिए काम आएगी। दूसरा, सभी रियासतों के साथ संधियां कर ली गई और उस रियासत में बातचीत करने के लिए, युद्ध के समय संधि करने के लिए, वार्ता करने के लिए या मध्यस्थता करने के लिए एक पद सर्जित किया गया और वो पद का नाम था रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट। तो बातचीत करने के लिए कौन जाएगा? रियासत की तरफ से रेजिडेंट। बदले में रियासत क्या देगी? खिराज यानी धन देगी। दोनों के शत्रु और मित्र समान होंगे। अंग्रेज रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने उदाहरण पढ़ा कि बंटवाड़ा का युद्ध होता है जयपुर और कोटा के झाला जालिम सिंह के मध्य। तो इधर से भी कौन? अंग्रेज सेना आ रही है, इधर से भी अंग्रेज सेना युद्ध करेगी और इधर से भी बातचीत करने के लिए कौन आएगा? अंग्रेज अधिकारी यानी रेजिडेंट। और इधर से भी बातचीत करने के लिए अंग्रेज अधिकारी रेजिडेंट, यानी बातचीत करने में आसानी हो जाएगी। युद्ध खत्म हो गए। इन संधियों के बाद केवल एक वासन पीर वाली 1829 की जैसलमेर और बीकानेर की लड़ाई देखते हैं। इसके अलावा कोई भी लड़ाइयाँ होना ही, युद्ध होना ही बंद हो गए। सहायक संधियों का सबसे बड़ा फायदा। और इससे एक और फायदा ये हुआ कि जब राजा को युद्ध की टेंशन नहीं है, रियासत की सुरक्षा की चिंता नहीं है, यानी सेना कर रही है सुरक्षा, तो राजा कल्चरल एक्टिविटीज में ज़्यादा ध्यान देगा, सांस्कृतिक गतिविधियों में, यानी मंदिरों का, महलों का निर्माण ज़्यादा करवाएगा, पेंटिंग्स बनवाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फायदा रहा इसका, सहायक संधियों का। तो हमने प्रश्न देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अब है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था, यानी रियासत कौन सी थी? ये निम्न एग्जामों में आ चुका है ये प्रश्न। ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, करौली और सिरोही। तो देखिए, सबसे पहले 1803 में गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली, जिन्होंने लॉर्ड लेक को भेज करके भरतपुर रियासत के साथ संधि की 29 सितंबर 1803 को। उस समय भरतपुर के राजा थे अलवर, रणजीत सिंह। कौन? रणजीत सिंह। और दूसरी संधि की थी अलवर के साथ 14 नवंबर 1803 को, यहाँ का राजा है बख्तावर सिंह। उसके अलावा करौली के साथ की थी 9 नवंबर 1817 को। जो मुख्य संधियाँ हुई थी उनमें सबसे पहले ही संधि की थी करौली के साथ, और सबसे अंत में संधि की थी 11 सितंबर 1823 को सिरोही के साथ। सिरोही का राजा है शिव सिंह, करौली का राजा है हरबख्शपाल, अलवर का राजा है बख्तावर सिंह और भरतपुर का है रणजीत सिंह। इनके बारे में आगे और चर्चा करेंगे।
देखिए सहायक संधियाँ, सब्सिडरी अलायंसेज, इनका विचार यानी संधियाँ की जानी चाहिए राजाओं के साथ। और संधियों की रूपरेखा बनाने वाला निर्माता कौन है? वो तो है अंग्रेज डुप्ले। यानी संधियों का विचारक कौन था? डुप्ले। लेकिन संधियाँ करनी शुरू किसने की? वेलेजली ने। इसलिए सहायक संधियों का जनक भी वेलेजली कहलाता है। भारत में सबसे पहले वेलेजली ने 1798 में हैदराबाद रियासत के शासक निजाम अली के साथ की। भारत में सबसे पहले किसके साथ? हैदराबाद रियासत के साथ। कब? 1798 में निजाम अली के साथ। अब वेलेजली ने 1803 में राजस्थान के राजाओं के साथ संधि करने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजा, लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक राजाओं से बातचीत करता है और सबसे पहले भरतपुर रियासत के साथ 29 सितंबर 1803 को संधि करता है। उस समय भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह, संधि करने वाले। दूसरी रियासत 14 नवंबर 1803 को अलवर करती है। उसका राजा है बख्तावर सिंह। यानी सबसे पहले तो संधि की थी भरतपुर रियासत ने, लेकिन विस्तृत रक्षात्मक व आक्रामक संधि करने वाली रियासत पहली वो थी अलवर। यानी सभी शर्तों के साथ संधि करने वाली रियासत है अलवर। उसके अलावा 1804 में कीरत सिंह जाट, धौलपुर का कीरत सिंह जाट अंग्रेजों से संधि करता है। देखिए उस समय 1803 में जोधपुर और जयपुर ने भी संधियाँ की थी। जयपुर ने की थी 12 दिसंबर 1803 और जोधपुर ने की थी 22 दिसंबर 1803 को। लेकिन 1805 में अंग्रेज और मराठों के मध्य राजघाट की संधि होती है। अंग्रेज और मराठों के मध्य राजघाट की संधि, जिससे इन सभी के साथ जो संधियाँ की गई थी वो अमान्य हो गई। लेकिन भरतपुर ने पुनः अप्रैल 1805 में संधि कर ली और अलवर ने 1805 में। तो आपको डेट तो कौन सी याद रखनी है? 29 सितंबर वाली, और अलवर की ये 14 नवंबर 1803 वाली। तो धौलपुर की भी यही डेट्स आपको याद रखनी है। लेकिन जो जयपुर और जोधपुर के साथ की थी वो 1817-18 में पुनः हुई और डेट भी उनकी वही पूछी जाती है। तो अपना प्रश्न था, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य या प्रथम रियासत भरतपुर। 29 सितंबर 1803 को राजा है रणजीत सिंह। अब है भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। प्रयोगशाला सहायक 2016 का क्वेश्चन है। सितंबर नवंबर 1803, अगस्त अक्टूबर 1804, जनवरी फरवरी 1804, मार्च में 1800। तो इसका जवाब होगा 29 सितंबर 1803 को तो करती है कौन? भरतपुर रियासत, जिसका राजा है रणजीत सिंह सबसे पहले। और उसके अलावा 14 नवंबर को करती है अलवर, जिसका राजा है बख्तावर सिंह। तो इसका जवाब होगा ए, 29 सितंबर और 14 नवंबर 1803। आगे है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ये प्रश्न सीईटी जो 7 जनवरी 2023 का पेपर हुआ शिफ्ट फर्स्ट का, उसमें आया है। और उसके अलावा आरएसपी 2018 का भी क्वेश्चन है यही। इसमें अब कि जब 1803 में संध्या की गई उस समय तो बातचीत करने के लिए वेलेजली ने लॉर्ड लेक को भेजा था। किसने? वेलेजली था गवर्नर जनरल और बातचीत करने के लिए लॉर्ड लेक आया था। लेकिन जब 1817-18 में संध्या की गई, 1817-18 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये चार्ल्स मैटकॉप और जॉन मेलकम को संध्या करने के लिए भेजता है। तो इसमें जो मुख्य संध्या करने वाला होता है 1817-18 में, यानी ज़्यादा रियासतों के साथ बातचीत करने वाला, संधि करने वाला, तो वो था चार्ल्स मैटकॉप। और इस प्रश्न का जवाब भी यही होगा कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो चार्ल्स मैटकॉप ने। हमने बात की कि 1817-18 में गवर्नर जनरल है भारत का कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रतिनिधि भेजता है एक तो जॉन मेलकम और एक चार्ल्स मैटकॉप। जॉन मेलकम उस समय मालवा का रेजिडेंट था। इन्होंने 3 रियासतें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के साथ की थी। बांसवाड़ा के साथ 16 सितंबर 1818, प्रतापगढ़ के साथ 5 अक्टूबर 1818 और डूंगरपुर के साथ 11 दिसंबर 1818। उसके अलावा जो सब शेष रियासतें बची उनके साथ चार्ल्स मैटकॉप ने संधि की थी। यानी ज़्यादा संधि करने वाला जो अंग्रेज था वो था चार्ल्स मैटकॉप। और उस समय चार्ल्स मैटकॉप ने हेस्टिंग्स को एक सुझाव भी दिया था कि राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाना चाहिए।
देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? जेईएन मैकेनिकल 2016 की एग्जाम में आया है। तो अभी हमने देखा किसने दिया था, चार्ल्स मैडकॉप ने। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। और जो डुप्ले है वो है विचारक या निर्माता सहायक संधियों का। और जॉन मेलकम ने 3 रियासतों के साथ की, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के साथ। अगला प्रश्न है, जब राजपुताने की रियासतों के साथ 1818 की संध्या हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वनपाल जो 2022 की एग्जाम हुई है, शिफ्ट पर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। तो अभी हमने चर्चा की थी कि 1817-18 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इन्होंने 2 व्यक्ति भेजे थे, एक तो जॉन मेलकम और चार्ल्स मैडकॉप। उसके अलावा अब आगे देखते हैं। 1817-18 गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स, प्रतिनिधि जॉन मेलकम और चार्ल्स मैडकॉप। मेलकम करता है संधि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के साथ, और शेष सभी रियासतों के साथ चार्ल्स मैडकॉप करता है। जब सभी रियासतों में, जैसे यहाँ भी रियासत जयपुर हो गई है, कोटा मान लो, ये उदयपुर, जोधपुर, सभी रियासतों के साथ संधियाँ कर ली गई, उन रियासतों में एक एक पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट बिठाया गया। तो सभी रियासतों में रेजिडेंट हैं, उन रेजिडेंटों का एक मुखिया बनाया गया, और उस पद का नाम था रेजिडेंट फॉर राजपुताना। यानी पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना बनाया गया 1817-18 में, डेविड ऑक्टरलोनी। और वो बैठता था कहाँ? दिल्ली में। यानी डेविड वो रेजिडेंट फॉर राजपुताना का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। अब जब 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग अजमेर में एक दरबार लगाते हैं देसी राजाओं का, उसमें जो ये रेजिडेंट फॉर राजपुताना था, इस पद का नाम बदल करके कर दिया एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी खुद तो क्या है? जीजी यानी गवर्नर जनरल, और इसका नाम कर दिया एजेंट यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और जो हेड क्वार्टर यानी पहले रेजिडेंट फॉर राजपुताना दिल्ली में बैठता था, वो अभी एजीजी कहाँ बैठेगा? अजमेर में। यानी दिल्ली से हेड क्वार्टर कहाँ कर दिया? अजमेर। और 1832 में प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी बनाए गए मिस्टर अब्राहम लॉकेट। कौन? अब्राहम लॉकेट। उसके अलावा जब अंग्रेजों को अजमेर में गर्मी ज़्यादा लगने लगी एजीजी को, तो इस राजस्थान का ठंडा स्थान कौन सा? माउंट आबू, सिरोही। तो 1845 में इस हेड क्वार्टर को माउंट आबू, सिरोही कर दिया गया। उसके अलावा 1800 जब अंग्रेज वहीं रहने लगे, माउंट आबू ही, अजमेर आना ही बंद कर दिया, तो इन्होंने 1864 में एक व्यवस्था लेकर के आई कि 6 माह तो एजीजी कहाँ रहेगा? अजमेर रहेगा, और 6 महीने कहाँ? माउंट आबू में रहेगा। और ये व्यवस्था आज भी है। पहले जो एजीजी था यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, उस पद का नाम वर्तमान में है गवर्नर यानी राज्यपाल। तो वर्तमान में राज्यपाल 6 महीने तो रहता है कहाँ? राजधानी जयपुर में, और 6 महीने माउंट आबू में रहता है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये राजस्थान के एजीजी बनाए जाने से पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी रहे थे। मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड, यानी इन्हें हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में घूम घूम करके घोड़े पर बैठ करके भ्रमण किया था, और उसी अनुभव के आधार पर इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक तो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके 2 संस्करण आए। एक तो 1829 का, जिसमें पहले भाग में इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया है, राजपूत राजाओं की वंशावली बताई है, सामंती व्यवस्था के बारे में बताया, और मेवाड़ का इतिहास। और इसी में यानी पहले भाग में जो 1829 में आया, तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग करने वाला पहला जो व्यक्ति था वो भी है कर्नल जेम्स टोड। इसी पुस्तक के इसी भाग में करता है। और 1800 में तो जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना शब्द का यूज किया था, लेकिन राजस्थान शब्द, रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का यूज सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किया था। इसके अलावा जो दूसरा भाग आता है 1832 में इसी बुक का, किसका? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का। इसमें दूसरे भाग में इन्होंने मारवाड़ का, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर और हाड़ौती के इतिहास लिखा है इन्होंने। और एक और पुस्तक है इनकी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी पश्चिम भारत की यात्रा।
जिसमें इन्होंने राजस्थान में जो घोड़े पर घूम घूम करके राजस्थान की परंपराएं देखी, अंधविश्वास देखे, मंदिर देखा, मूर्ति पूजा के बारे में सुना, जो आदिवासियों की जीवन शैली है, उस सभी का वर्णन इन्होंने ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में किया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया? 1803, 1818, 1832 और 1845। तो इसका जवाब होगा 1832। हमने देखा कि एजीजी ने वो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1832 में अजमेर दरबार लगाता है और उसी समय रेजिडेंट फॉर राजपुताने के पद का नाम बदल करके कर दिया क्या? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और जो हेड क्वार्टर पहले दिल्ली था उसको अजमेर कर दिया गया। तो इसका जवाब होगा 1832। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था। जेल प्रहरी 2018 के क्वेश्चन है। आबू, अजमेर, कोटा, नसीराबाद। तो इसका जवाब होगा अजमेर, यानी 1832 में दिल्ली से हेड क्वार्टर को हटा करके अजमेर किया गया था। आगे अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? प्रयोगशाला सहायक 2016। 1832 नागौर, 1830 जोधपुर, 1835 आबू और 1832 अजमेर। तो अभी हमने पढ़ा था अजमेर में राजपुताना एजेंसी यानी हेड क्वार्टर कब किया गया? 1832 में। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न है कि किस रियासत ने कब संधि की इसी के अनुसार, और सभी रियासतों के राजा और संधि कब की इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। राजस्थान की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी ये रियासतें हैं कोटा, जोधपुर, करौली, उदयपुर। इन्होंने किस रियासत ने पहले संधि की वो पहले आएगी, यानी अनुक्रम के अनुसार, यानी कालक्रम अनुसार इनका अनुक्रम तय करना है, यानी क्रम तय करना है। तो देखिए 1817-18 में गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स, संधि करने के लिए जॉन मेलकम और चार्ल्स मेटकोप को भेजता है। तो 1817-18 में सबसे पहले संधि की थी कटक यानी करौली, टोंक और कोटा ने। करौली ने की थी 9 नवंबर 1817 को। उसके बाद टोंक ने 17 नवंबर 1817 को, और कोटा ने की थी 26 दिसंबर 1817। उसके अलावा जोधपुर ने की थी 6 जनवरी 1818 में, और उदयपुर संधि करता है 13 जनवरी 1818 को। तो इस क्रम के अनुसार सबसे पहले आएगा 3 नंबर, यानी 3 नंबर यहाँ। उसके बाद कोटा ये, और जोधपुर, फिर उसके बाद उदयपुर, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखते हैं किस रियासत ने कब संधि की। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है, 3 परीक्षाओं में आ चुका है ये। आगे है 1803 में गवर्नर जनरल वेलेजली प्रतिनिधि लेख को भेजता है। भरतपुर के साथ संधि 29 सितंबर 1803। रणजीत सिंह के साथ संधि करता है। अलवर के साथ 14 नवंबर 1803। शासक है बख्तावर सिंह। एक किताब में 28 नवंबर भी दे रखा था, लेकिन ज़्यादातर में 14 नवंबर भी दे रखा है। और आगे है धौलपुर 1804 में कीरत सिंह जाट के साथ संधि करता है अंग्रेज लेख। अब 1817-18 की जो मुख्य संधियाँ हुई उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स चार्ल्स मेटकोप को भेजता है, और चार्ल्स मेटकोप संधि करता है करौली के साथ सबसे पहले 9 नवंबर 1817 को, जहाँ का शासक है हरबख्शपाल। टोंक के नवाब है अमीर खां पिंडारी, जिन्होंने 17 नवंबर 1817 को संधि की। कोटा के हैं 26 दिसंबर 1817 को उमेश सिंह के साथ संधि की। लेकिन कोटा के साथ एक पूरक संधि सप्लीमेंट्री ट्रीटी भी हुई है, वो हुई है 20 फरवरी 1818 को। ये संधि थी कि कोटा पर जो परंपरागत रूप से शासन रहेगा वो तो रहेगा हड़ाओ का, और जो वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा वो झाला जालिम सिंह या इसके वंशजों का रहेगा। यानी प्रशासन कौन संभालेगा? झाला जालिम सिंह या इसके वंशज। और इसी पूरक संधि का परिणाम है कि 1838 में कोटा से झालावाड़ अलग करके नई रियासत बनाई जाती है। उसके अलावा
6 जनवरी 1818 को जोधपुर के मानसिंह के साथ संधि करता है, लेकिन मानसिंह खुद नहीं जाता है, अपना प्रतिनिधि भेजता है छत्तर सिंह, क्योंकि मानसिंह तो खुद ही अंग्रेज विरोधी था। इन जो अजमेर दरबार लगाया था विलियम बेंटिंग ने 1832 में, उसमें जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं ने भाग नहीं लिया था उसमें। तो मानसिंह खुद नहीं जाता है, छत्र सिंह को भेज करके संधि करता है। उसके अलावा उदयपुर है 13 जनवरी 1818 को, यहाँ का राजा है भीम सिंह, जिन्होंने प्रतिनिधि अजीत सिंह को भेज करके संधि की थी। उसके अलावा बूंदी 10 फरवरी 1818 को संधि करती है, राजा है विष्णु सिंह। बीकानेर ने 9 मार्च 1818 को संधि की सूरज सिंह ने, और सूरज सिंह भी खुद नहीं गया, इन्होंने भी अपना प्रतिनिधि काशीनाथ को भेज करके संधि की। किशनगढ़ के कल्याण सिंह 26 मार्च 1818 को संधि करते हैं। जयपुर के जगत सिंह सेकंड 2 अप्रैल 1818 को संधि करते हैं। आगे है जैसलमेर 12 दिसंबर 1818 को मूलराज सेकंड संधि करता है अंग्रेजों के साथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और सापरा रियासत करती है 1818 को। सिरोही करती है 11 सितंबर 1823। वहाँ का शासक है शिव सिंह। सबसे अंतिम रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि करती है, यानी राजस्थान की अंतिम रियासत, वो थी सिरोही। झालावाड़ 10 अप्रैल 1838 को संधि करती है, और यहाँ का शासक है झाला मदन सिंह। उसके अलावा एक और प्रतिनिधि भेजा था जॉन मेलकम, जो राजस्थान की दक्षिणी रियासत है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये डूंगर सिंह नहीं है, डूंगरपुर है, डूंगरपुर। इन्होंने 3 रियासतों के साथ संधि की। बांसवाड़ा के साथ 16 सितंबर 1818, प्रतापगढ़ 5 अक्टूबर 1818 और डूंगरपुर के साथ 11 दिसंबर 1818। अब चलते हैं आगे। इनमें से प्रश्न को किस किस तरह के पूछे गए हैं एग्जामों में। ये तो वन रक्षक 2022 की शिफ्ट फर्स्ट का ही है। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे, यानी कोटा का शासक कौन था जब दिसंबर कब की थी, 26 दिसंबर 1817 को। उमेद सिंह। कोटा का राजा कौन था, उमेद सिंह। हरबख्शपाल करौली के राजा थे। अमीर का पिंडारी टोंक के नवाब थे संधि करने वाले। इन्होंने 9 नवंबर को की थी, करौली ने, टोंक ने की थी वो 17 नवंबर को। और उमेद सिंह करता है 26 दिसंबर 1817। विष्णु सिंह करता है 10 फरवरी 1818। और विष्णु सिंह राजा है कहाँ का, बूंदी का, संधि करने वाला बूंदी का राजा विष्णु सिंह। उसके अलावा जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, यानी जयपुर का राजा कौन था। ये भी 2 एग्जामों में आ चुका है। पशुधन सहायक 2022, कनिष्ठ अनुदेशक 2019। मान सिंह, भीम सिंह, जगत सिंह सेकंड या सूरज सिंह। तो अभी हमने देखा था जगत सिंह सेकंड था जयपुर का राजा, जिन्होंने 2 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों के साथ संधि की थी। मान सिंह जोधपुर का राजा है, जो छत्र सिंह को भेज करके 6 जनवरी 1818 को संधि करता है। कहाँ का राजा है, जोधपुर का। भीम सिंह उदयपुर का राजा है, और ये 13 जनवरी 1818 को संधि करता है। सूरज सिंह बीकानेर का राजा है। इन्होंने 9 मार्च 1818 को संधि की थी। इन्होंने भी काशीनाथ को भेज करके ही संधि की थी। अगला प्रश्न है 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए, यानी अलवर का शासक कौन था। रणजीत सिंह, बख्तावर सिंह, कीरत सिंह जाट या कल्याण सिंह। तो अभी हमने देखा बख्तावर सिंह था अलवर का शासक, जिन्होंने 14 नवंबर 1803 को संधि की थी। और रणजीत सिंह ये था भरतपुर का, जिन्होंने सबसे पहले रियासत जिन्होंने संधि की वो थी भरतपुर। 29 सितंबर 1803 शासक है कहाँ, कौन, रणजीत सिंह। कीरत सिंह जाट धौलपुर रियासत का राजा है और 1804 में संधि करता है। कल्याण सिंह ये किशनगढ़ के राजा हैं, कल्याण सिंह किशनगढ़ के। इन्होंने 26 मार्च 1818 को संधि की थी। कब, 26 मार्च 1818। आगे चलते हैं। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की। क्वेश्चन देखिए, स्थान पूछा है कि यानी हरबख्शपाल कहाँ का राजा था जब अंग्रेजों ने संधि की। करौली, जैसलमेर, सिरोही, झालावाड़। अब तो याद हो ही गया होगा
कि करौली 1817 में संधि करती है, 9 नवंबर 1817 में, और शासक था हरबख्शपाल। जैसलमेर संधि करती है, यहाँ का शासक तो था मूलराज सेकंड, और संधि करती है ये 12 दिसंबर 1818 को। उसके अलावा अंतिम रियासत जिन्होंने संधि की 11 सितंबर 1823 को, और शासक है शिव सिंह। और झालावाड़ रियासत ये तो बनी बाद में थी, अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई है ये, और पूरक संधि का परिणाम थी ये, कोटा से अलग करके। तो इन्होंने संधि की थी 10 अप्रैल 1818। मदन सिंह झाला, कौन था? मदन सिंह झाला। अब है अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? सीटी जो 5 फरवरी 2023 का प्रश्न है, शिफ्ट सेकंड का, 9 नवंबर 1817, 17 नवंबर 1817, 26 दिसंबर 1817 और 20 फरवरी 1818। तो इसका जवाब होगा, टोंक को नवाब को कब मान्यता दी थी, कब संधि की थी? 17 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 करौली को, 26 दिसंबर 1817 कोटा को, और कोटा के साथ 20 फरवरी 1818 को पूरक संधि करते हैं। तो टोंक के नवाब को कब मान्यता दी? 17 नवंबर 1817। अगला है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की? ये वनपाल जो 2022 की हुई थी, उसमें लगातार 2 शिफ्ट में, 2 परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। 10 अप्रैल 1838, 11 सितंबर 1823, 12 दिसंबर 1818, 2 अप्रैल 1818। सिरोही अंतिम राज्य है, अंतिम रियासत है जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 11 सितंबर 1823 को, और यहाँ का राजा था कौन? शिव सिंह, संधि करने वाला शिव सिंह। 10 अप्रैल 1838 को झालावाड़ रियासत के शासक मदन सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की, 10 अप्रैल 1838। 12 दिसंबर 1818 को जैसलमेर रियासत के मूलराज सेकंड संधि करते हैं, और 2 अप्रैल 1818 को जयपुर रियासत के जगत सिंह सेकंड संधि करते हैं, 2 अप्रैल 1838 को। अंतिम प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? जेईई यानी यांत्रिकी और विद्युत डिग्री के जो 2 पेपर हुए थे, उन दोनों में आया था 2020 में ये। 9 नवंबर 1817, 16 सितंबर 1818, 5 अक्टूबर 1818 और 11 दिसंबर 1818। अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करौली से ही पूछे जा रहे हैं, और जो भी मुख्य क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार, उनको ज़रूर याद रखना होगा आपको। तो करौली ने कब की थी संधि? 9 नवंबर 1817 को, शासक है हरबख्शपाल। 16 सितंबर 1818 को बांसवाड़ा करता है, कौन? बांसवाड़ा। 5 अक्टूबर 1818 को प्रतापगढ़ रियासत करती है, और 11 दिसंबर 1818 को डूंगरपुर रियासत करती है। इन तीनों के साथ बातचीत करने वाला, संधि करने वाला था जॉन मेलकम। कौन था? जॉन मेलकम। आगे चलते हैं। अब ये जो रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति आपको करनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इन खालिस्तान की जगह क्या आएगा। यानी खालिस्तान यानी कौन सी रियासत के शासक रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 में अंग्रेजों से संधि की? तो यहाँ रियासत का नाम लिखना है। दूसरा, करौली के शासक हरबख्शपाल से 1817 में संधि करने वाला अंग्रेज था, यानी प्रतिनिधि कौन था जिन्होंने करौली के साथ संधि की थी? 11 सितंबर 1823 को सिरोही के शासक खालिस्तान ने संधि की, यानी 11 सितंबर 1823 को सिरोही के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की, वो लिखना है। और जोधपुर के शासक मानसिंह ने 6 जनवरी 1818 को खालिस्तान को भेजकर चार्ल्स मेटकॉप के साथ संधि की, यानी जोधपुर के मानसिंह ने अपना प्रतिनिधि किसे भेजा था? चार्ल्स मेटकॉप के साथ संधि करने वाला। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अब अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आपको ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाना होगा। उसके बाद बेल आइकन हिट करके नोटिफिकेशन में ऑल दबा करके इसको अलाउ करना होगा। उसके बाद जैसे ही वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।